ज्योतिष इतना इंटरेस्टिंग है कि जब कभी भी हम किसी सर्कल में अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ बैठे होते हैं और इसका टॉपिक छिड़ता है या फिर किसी ने ये कह दिया कि मुझे इसकी जानकारी है, तो ऑटोमेटिकली सबका अटेंशन, आकर्षण उनकी तरफ हो जाता है। शायद इसलिए क्योंकि ये भविष्य भविष्य को जानने की सबसे सटीक विधा है। पर इसकी गहराई कितनी है, ये सिर्फ़ वही लोग समझ सकते हैं, जो वैदिक ज्योतिष को पढ़ते आए हैं, उसका अध्ययन करने के बाद उसका अनुसरण करते आए हैं। तो ऐसे में निदान वैदिक ज्योतिष को प्रमोट करते हुए अपनी इस पॉडकास्ट की श्रृंखला में आज शुरू कर रहा है कन्वर्सेशन के माध्यम से आपको समझाना, बताना और सिखाना ताकि आप उस चीज़ को समझ सकें जो आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उसकी मदद से अपने लिए आसानी से कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स का प्रयोग कर सकें। तो हमारे साथ हैं आज निदान गुरु, गुरुदेव आचार्य डॉक्टर विवेक पंचतत्व जी, जिनके साथ मिलके हम इस पॉडकास्ट का पहला बेसिक लेवल से स्टार्टिंग करने जा रहे हैं और ये उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा जो बहुत डिटेल में पढ़ना पसंद करते हैं। तो गुरुदेव निदान प्रणाम आपका। प्रणाम प्रणाम साथियों, आपके जीवन में शक्ति की राह हो। ये शक्ति ज्योतिष बहुत शक्ति देता है, बशर्ते हम उसको ढंग से एडॉप्ट करें, स्टडी करें और प्रैक्टिस करें, राइट? ऐसा हमें आप क्लास में बताते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। तो सर आज हम किन चीज़ों को लेकर के अपनी चर्चा शुरू करेंगे? क्योंकि एक तो एक ग्राफ होता है पर उस ग्राफ के अंदर पूरा ब्रह्मांड छुपा होता है, वो एक गुरु ही बता सकता है। तो आप बताएँ। देखिए आज हम जो चर्चा करेंगे, सबसे पहले तो समझेंगे कि ज्योतिष की शुरुआत कैसे हुई और किस तरीके से ये भावों का निर्माण हुआ, किस तरीके से क्या-क्या कारक किस भाव को दिए गए, वो सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आज। और कौन-सा भाव किस कारक को रिप्रेज़ेंट करता है, कौन-सा ग्रह किस भाव के लिए कार्य करता है, उन सब बात के ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो जब कोई भी बच्चा पैदा होता है या परिवार में हम हॉरोस्कोप नाम की चीज़ को डिस्कस करते हैं, तो एक चौकोर-सा बॉक्स बन के आता है। तो लोगों को लगता है अच्छा, अब जिसने ये खोल के देखा वो ज़्यादा अच्छे से बता पाएगा। पर मैं जैसा आपको एज़ अ शिष्या देखती आई हूँ कि पिछले 20 सालों से आप स्टडी कर रहे हैं और स्टडी करने के बाद कहते हैं मैं मात्र 1% पढ़ पाया हूँ ज्योतिष को। तो मैं चाहूँगी कि पहले इस बात पर रोशनी डालिए कि इतना पढ़ने के बाद भी 1% का क्या मतलब हुआ? देखिए, ज्योतिष एक अथाह सागर है। इतना बड़ा सागर है कि उसका कोई अंत नहीं। जैसे हम सागर का अंत नहीं जान सकते कि कहाँ तक है, कहाँ तक नहीं है। आज इतने सालों के विज्ञान की हमारी उन्नति के बाद भी हम नहीं जान सकते कि सागर की गहराई क्या है। ज्योतिष भी वैसे ही उतना गहरा है और उतना फैलाव भी है उसका। जैसे ब्रह्मांड है ना फैला हुआ, ऐसे ही पूरा ज्योतिष भी फैला हुआ है। अब इसको आप देखो इस तरीके से समझ सकते हो, जो ज्योतिष शब्द है, पहले उसका अर्थ समझ लें कि ज्योतिष शब्द का अर्थ क्या होता है। ज्योतिष शब्द में 2 शब्द आपको मिलेंगे, एक ज्योति और ईश, ठीक है? ज्योति का मतलब होता है रोशनी, ईश मतलब ईश्वर। तो सीधा-सीधा इसका मतलब हो गया ईश्वर की रोशनी। तो ईश्वर की रोशनी आप सोचो कहाँ तक है? वो शब्द ही अपने आप में आपको बता रहा है कि वो ऐसा है कि जिसका कोई अंत ही नहीं है। तो ईश्वर की बिल्कुल, रोशनी जो हर जगह है, हर तरफ है, जिसका कोई ना अंत है, ना कोई शुरुआत है। बिल्कुल। ऐसा ही ज्योतिष है। तो जी, अगर मैं कह रहा हूँ कि मैं 1% जानता हूँ, तो शायद मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ। बिल्कुल, शायद मैं बहुत बिल्कुल। बड़ी बात कर रहा हूँ। तो 1% भी 1% भी नहीं है और उससे भी बहुत कम होगा। पर हाँ, वो इतना है कि मैं कुछ चीज़ें जान सकता हूँ, समझ सकता हूँ, प्लानिंग कर सकता हूँ कि मुझे कब क्या काम करना है। उसका कारण देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि हर किसी को थोड़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ज्योतिष की होनी चाहिए, सो दैट कि वो अपना लाइफ़ की चीज़ों को प्लान कर सकें कि आगे हमने किस तरीके से क्या करना है। आपकी शिष्या होने के नाते मैं एक चीज़ बहुत दावे के साथ कह सकती हूँ, जो लोग इस पॉडकास्ट को देखेंगे उनमें से बहुत सारे लोगों के मन में जिज्ञासा होगी एस्ट्रोलॉजी के बारे में जानने की, किसी को वास्तु, किसी को न्यूमरोलॉजी, किसी को नाड़ी शास्त्र, इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें। मैं एज़ अ शिष्या ये ज़रूर कहूँगी कि आप किसी भी रास्ते से आएँ, आपको इसी चौराहे पे आना है। जहाँ पे आपको वैदिक ज्योतिष सीखना अनिवार्य होगा। क्योंकि ये वो एक वट वृक्ष है जिसकी सारी शाखाएँ ही आगे जाकर के डिफरेंट डिफरेंट
शास्त्रों में डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज़ में बढ़ जाती है। तो अब हम समय नष्ट नहीं करेंगे। सबसे पहले शुरू करेंगे उस भाव के बारे में जिसको देखने के बाद भविष्य की रचना की जाती है। तो सर प्लीज़ उस पर प्रकाश डालिए। देखिए भावों के बारे में शुरू करने से पहले मैं थोड़ी-सी समीक्षा करना चाहता हूँ, कुछ बैकग्राउंड देना चाहता हूँ कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, कब हुई और उसका कारण क्या रहा? थोड़ी-सी उसकी समझ हमें लेनी चाहिए। देखिए, ज्योतिष के शुरू होने से पहले, सबसे पहले हमारे ऋषि-मुनियों ने क्या करा, पहले के टाइम में कोई जीपीएस सिस्टम नहीं था, कोई रास्ते का ज्ञान नहीं था, कुछ भी हमें पता नहीं था कि किस तरफ जाना है, किस तरफ जाने से कहाँ जाएँगे। तो मानव एक्सप्लोरेशन में था। हम लोग एक्सप्लोर कर रहे थे कि कौन-सी जगह किस तरफ है। तो दिशा का ज्ञान के लिए सबसे पहले हमारे ऋषि-मुनियों ने या हमारे पूर्वजों ने नक्षत्रों का सहारा लिया, जिसके सहारे वो दिशा का ज्ञान करते हुए चलते थे। उन्होंने कुछ बड़ी-बड़ी ऑब्ज़र्वेटरीज़ जिनको हम अवलोकन करने के लिए मीनारें कहते थे, वो कुछ बनाई, जिससे देखते थे कि कौन-सा तारा कहाँ है, किस तरीके से है और नक्षत्रों को उन्होंने समझ लेते हैं कि नक्षत्र क्या होता है। तो उन्होंने कुछ ऐसे तारे देखे, कुछ ऐसे चमकते हुए पिंड देखे, जिसे हम तारा कह रहे हैं। जैसे सूर्य भी हमारा एक तारा है, वो भी एक चमकता हुआ पिंड है। ऐसे ही ना जाने करोड़ों किलोमीटर दूर हमसे कुछ तारे ऐसे हैं, जो चमकते हुए पिंड हैं, जो अपनी जगह पर आपको रुके हुए प्रतीत होते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हमसे इतना दूर हैं वो, इतना दूर हैं कि हम उनकी मूवमेंट को ना देख सकते, ना समझ सकते हैं। वो एक जगह पे स्थिर प्रतीत होते हैं, चाहे वो कहीं भी हो। उस स्थिरता से हमारे पूर्वजों ने या हमारे ऋषि-मुनियों ने दिशा का ज्ञान लिया। जैसे आपने ध्रुव तारे का नाम सुना होगा, जिसे हम नॉर्थ पोल स्टार भी कहते हैं, नॉर्थ स्टार भी कहते हैं, है ना? तो वो हमेशा उत्तर की तरफ ही होता है। अब कैसे जाना उन्होंने? उन्होंने देखा एक चमकता हुआ तारा है और वो चलना शुरू हो गए एक तरफ। उस तरफ चलते-चलते उन्होंने देखा कि पृथ्वी की 2 सिरे हैं, एक नॉर्थ है, एक साउथ है ना, ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है। तो जब वो एक दिशा में ऊपर की तरफ चलने लगे तो उन्होंने देखा कि वो उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा उन्होंने सबसे पहले जाँची। ऐसे ही करते-करते उनको कई सारे ऐसे तारों के समूह दिखे, जिनमें से कुछ शेप्स कुछ ना आकृतियाँ बनती हुई दिखी। फिर उन्होंने देखा कि कैसे सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी एक दूस पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है। उनके किस तरीके से कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, कैसे चंद्रमा हर बार किसी नए तारे के आस-पास दिखता है। तो हर रोज़ उन्होंने देखा कि हर रोज़ कोई ना कोई नया तारा दिखता है, तो उन्होंने देखा कि भाई चंद्रमा पूरी की पूरी परिक्रमा को लगभग 30 दिन में पूरा कर देता है, लेकिन हर बार किसी न किसी नए तारे पे दिखता है, तो लगभग 27 किस्म के ऐसे उन्होंने तारे ढूँढे, तारों का समूह ढूँढा, जिनको उन्होंने नक्षत्र का नाम दिया। किस नाम से दिया? उनके जो शेप उनको उससे महसूस हुए, जो उनको आकृति जो उन्होंने इमेजिन की उससे, जो उन्होंने अनुमान लगाया, उस आकृतियों के हिसाब से उनको 27 अलग-अलग नक्षत्रों के नाम दे दिए, ठीक है। उन्होंने देखा कि चंद्रमा कुछ एक फिक्स टाइम के लिए एक स्थान पे रहता है, फिर हिल हिल रहा है, हर बार वो कहीं न कहीं दूसरे तारे पे क्यों देखो नक्षत्र स्थिर है, वो स्टार स्थिर है, तो अगर वो एक इस तरफ है, चंद्रमा इधर से इधर आ गया तो उनको पता लग गया कि चंद्रमा ने कुछ दूरी तय कर दी, कुछ हट गया उस स्थान से। ऐसे ही जब उन्होंने 27 नक्षत्रों को देख लिया, तो 27 नक्षत्र उन्होंने देख लिया, अलग-अलग उनको डिज़ाइन दिखाई दिए, उन्होंने उसके नाम रख दिए। देखिए, नाम एक ऐसी चीज़ होती है जैसे मेरा नाम विवेक है या आपका नाम श्वेता है, तो ये नाम है, किस चीज़ के लिए? हमारा चिन्ह है कि इस व्यक्ति को आचार्य डॉक्टर विवेक तत्व का नाम है। इस औरत को श्वेता प्रताप सिंह के नाम से जाना मतलब वो इस हमारे शरीर का, इस आकृति का नाम है। तो ऐसी हर एक आकृति का उन्होंने नाम दे दिया कि भई इसको ये नाम दो, इसको ये नाम दो, इसको नाम दो। उन्होंने फिर एक चीज़ और ऑब्ज़र्व की कि पूरी जो पृथ्वी है अपनी धुरी पे घूम रही है और जो पूरा घूमना है, वो 360 डिग्री को अगर हम पूरा गणित के हिसाब से देखें तो 360 डिग्री है। मान लिया कि भाई 360 डिग्री है। उसको अगर 27 से भाग करोगे, तो हर एक नक्षत्र का जो एरिया है लगभग 13 डिग्री 20 मिनट का हर एक नक्षत्र का एरिया आ गया। तो ये एक गणितीय फिगर मैंने आपको दे दी कि हर एक नक्षत्र की जो गणितीय फिगर है वो 13 डिग्री 20 मिनट का एक नक्षत्र होता है। ठीक है?
अब उसके हिसाब से उन्होंने पूरे पृथ्वी में जो चारों तरफ गोलाई में 27 नक्षत्र बाँट दिए। कैसे? देखा कि किस तरीके से चंद्रमा अलग-अलग, अलग-अलग घूमते हुए जाता है। हर बार किसी नई आकृति पे होता है। अच्छा, वो भी देख लिया कि हर सवा 2 से ढाई दिन के बीच में वो पूरी की पूरी आकृति के बाहर निकल जाता है। उसी से उन्होंने अंदाज़ा लगाया, पूरा कैलकुलेशन निकाल के, इस तरीके का गणित निकाला। एक ये तरीका उन्होंने देख लिया। फिर उन्होंने देखा कि उन्होंने एक सूर्य जब निकलता है और छुपता है, तो सूर्य के साथ अगर आप खड़े हो जाओ तो उगने से लेके छुपने तक आकृति में बदलाव आता है आपकी। वो आकृति का बदलाव आपके समय की धारा को तय करता है। उन्होंने उससे समय की गणना शुरू करी। सबसे पहले वो जो घड़ी बनी, जैसे आज भी आपको कई जगह मिल जाती है, सूर्य घड़ी के नाम से आपको कई जगह घड़ी मिलती हैं। जैसे दिल्ली में जंतर मंतर पे है, या बारामूला के पास जो एक अभी कुछ साल पहले ही नई घड़ी बनी है, वो सूर्य घड़ी उन्होंने बनाई। देखा कि सूर्य हर बार जो उस पूरे घड़ी के भाग किए उन्होंने, उस पूरे घड़ी को उन्होंने 12 भाग में बाँटा। सुबह शाम तक 6 भाग हुए और शाम से अगली सुबह तक 6 भाग हुए। अच्छा, फिर इस बात का भी अवलोकन किया कि जैसे-जैसे वो अलग-अलग क्षेत्र में जा रहे हैं, अलग-अलग समय जो है बदलाव हो रहा है। जो आज के टाइम में हम कहते हैं ना, भई भारत क्या है? भारत जो है जीएमटी प्लस 530 आवर्स है, ठीक है? वो जीएमटी क्या है? वो ग्रीनविच मीन टाइम है, जो ग्रीनविच यूके में एक जगह है, उसको हम मानते हैं वो 00 डिग्री है। वहाँ पर लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड वो 00 डिग्री है। जैसे-जैसे वो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड चेंज होता रहता है, वैसे-वैसे समय बदलता रहता है। लैटिट्यूड जैसे चेंज होगा, वैसे ही समय बदल जाता है। तो हर बार थोड़ा-सा लैटिट्यूड में बदलाव आया कुछ डिग्री का, तो समय के अंदर परिवर्तन आ गया। ऐसे करते-करते जो हमारा भारत देश है, वो करीबन 82.5 डिग्री उस 00 डिग्री से ईस्ट की तरफ है। उस हिसाब से हम देखें तो 5.5 घंटे का समय का अंतर आता है। इस ये एक बहुत लंबी चर्चा का विषय भी है कि हम इस पे पूरा एक वीडियो भी बना सकते हैं कि किस तरीके से वो समय की गणना की जाती है। तो वो देखा उन्होंने कि भाई समय के सूर्य घड़ी के हिसाब से उन्होंने पूरे समय को 12 भागों में बाँटा। अब देखिए, यही 12 भाग हमारे कुंडली के 12 भाव बने। भाव मतलब अपनी भावना से बनाए हुए, और हर एक भाव के साथ भावना का अंतर भी हो जाता है। तो अब 2 चीज़ें हो गई। एक हो गए नक्षत्र जो आसमान में है, एक हो गए भाव जो धरती के हिसाब से। तो आप हमेशा इस बात को देखना, जो भाव हैं, वो हमेशा स्थिर रहते हैं। क्यों? क्योंकि धरती पे हम जहाँ हैं, हम अपनी जगह स्थिर हैं। धरती घूम रही है लेकिन हम स्थिर हैं, ठीक है? तो उसी हिसाब से वो 12 भाव बने, हम स्थिर हैं लेकिन धरती घूम रही है, हमारे भाव नहीं घूम रहे क्योंकि हम स्थिर हैं। धरती पूरी घूम रही है। तो भाव क्या रहते हैं? भाव स्थिर रहते हैं। भाव अपनी जगह से नहीं हिलते। तो ये भी एक नियम बनाया कि भाव हमेशा फिक्स रहते हैं। तो 12 भाव है, 12 भाव फिक्स रहेंगे। जो लग्न है, वो लग्न ही रहेगा। जो दूसरा भाव है, दूसरा रहेगा। ऐसे करते-करते जो 12वाँ भाव है, वो 12वाँ भाव रहेगा। मैं अभी आपको एक उदाहरण से एक कुंडली उसमें भी दिखाऊँगा कि कैसे हर भाव का क्या कारक है और किस तरीके से वो कार्य करता है। जो लग्न का भाव है, अब जिसको हम लग्न भाव कहते हैं, उसको कैसे निर्धारित करा? भाई उसका निर्धारण तो करना पड़ेगा ना कि पहला भाव कौन-सा है? तो उन्होंने देखा कि जब भी हम जातक पैदा हुआ और पूर्व दिशा की ओर जो भी राशि थी, भाई मेरा जहाँ मैं हूँ मेरा भाव वो फिक्स है। तो जैसे ही मैं पैदा हुआ और मेरा पहला भाव फिक्स हो गया, पहले भाव में कौन-सी राशि आएगी वो निर्धारण होगा इस बात से कि पूर्व दिशा में जब मैं पैदा हुआ था कौन-सी राशि आई। अब ये राशि कैसे आई? राशि कहाँ से डेवलप हुई? जब ऋषि मुनियों ने 27 नक्षत्रों का निर्माण कर लिया, 27 नक्षत्र डिसाइड कर लिए, फिर 12 भाव डिसाइड कर लिए, तो देखा भाई हर भाव में जो लगभग सवा 2 नक्षत्र फिट हो रहे हैं, ठीक है? लेकिन जो सवा 2 नक्षत्र फिट हो रहे हैं, उन नक्षत्रों को अगर आपस में मिला दिया जाए तो उनसे एक नई इमेज क्रिएट हो रही है। एक नया रूप उनको सामने मिल रहा है, जिसको उन्होंने राशि का नाम दे दिया। जिसको उन्होंने राशि का नाम दे दिया, और वो फिर अलग-अलग, अलग-अलग राशियाँ हो गई। अब जैसे शुरुआत के जो नक्षत्र हैं, पहले सवा 2 नक्षत्र उनको दिखा कि उसके अंदर किसी मेढे का सा आकार दिख रहा है तो उसको मेष राशि नाम दे दिया, और वो बिल्कुल शुरू की राशि हो गई। तो 00 डिग्री पर मेष राशि हो गई।
ये आसमान में उन्होंने बनाया। तो नक्षत्र और राशियां आसमान में चल रही हैं, वो चलायमान है। क्यों चलायमान है? क्योंकि हमारी पृथ्वी घूम रही है, इसलिए हर बार जो हमारा जो फेस है वो किसी दूसरे नक्षत्र की तरफ घूम जाता है। हम जो है फिक्स है, तो इसीलिए हमारे भाव फिक्स है। अक्सर हमसे मुझसे प्रश्न करते हैं और बहुत सारे, अब जैसे लाल किताब के अंदर बिल्कुल वाला हिसाब किताब होता है। वो कहते हैं जी राशियों का मतलब ही नहीं है, जो भाव हैं वही राशियां हैं। ठीक है? लेकिन जो वैदिक ज्योतिष है, जो पराशर ज्योतिष है, उसके अंदर कहते हैं भाव फिक्स हैं और राशियां मूव कर रही हैं। क्यों? क्योंकि पृथ्वी घूम रही है अपनी धुरी पर और हर बार कोई ना कोई नया कोऑर्डिनेट सामने आ जाता है। तो अब मैंने एक और शब्द आपको दिया, कोऑर्डिनेट। हर एक राशि या जो भाव है उसको 30 डिग्री का अंश मिला। क्यों? 360 को अगर आप 12 से भाग देंगे तो क्या आएगा? 30 डिग्री। तो पहला भाव वो 0 से 30 डिग्री का हुआ भाव, जो मेरे लिए पहला भाव है वो 0 से 30 डिग्री है। ऐसे ही जो पहली राशि है, जो नक्षत्र के हिसाब से शुरुआत हुई, जिसमें अच्छा वो कैसे शुरुआत किया? जब चंद्रमा बिल्कुल बड़ा उजागर दिखा, एकदम पूरा चंद्रमा दिखा, वहां से शुरू कर लिया उन्होंने। जिसको हमने क्या कहा, हमारा चंद्रमा से 30 दिन के चंद्रमा में हमने उसको 2 भागों में बांट दिया, जिसको हमने कहा शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। ठीक है? जब पूरा चंद्रमा आया और जब घटने लगा, घटते 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 वो कृष्ण पक्ष, और जब वो अमावस्या से जब बिल्कुल अंधेरे से धीरे धीरे बढ़ने लगा वो शुक्ल पक्ष। तो 15 दिन चंद्रमा घटता है और 15 दिन चंद्रमा बढ़ता है। ये भी उन्होंने इस चीज को भी ऑब्जर्व किया, अवलोकन में देखा। उसी हिसाब से दिन उन्होंने डिवाइड कर दिए। उसी तरीके से देखा कि चंद्रमा किस तरीके से किस किस राशि में वो हर बार नक्षत्रों में हर बार घूमते हुए जाता है और वो किस राशि को शुरुआत होती है। तो शुरू की राशि कौन सी हुई? जहां पे चंद्रमा का पूर्ण उजागर चंद्रमा दिख रहा था, उस नक्षत्र से लिया। वो अश्विनी नक्षत्र से शुरू हुआ, जिसको उन्होंने अश्विनी नक्षत्र नाम दिया, और देखा कि जो पहली जो राशि जिसमें मेढे के आकार दिख रही है वो मेष राशि। ऐसे करके उन्होंने 12 राशियों के 12 नाम दे दिए। और भाव हमारे फिक्स रहे, 12 भाव भाव फिक्स है। वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऐसे 12 भाव है, 12 के 12 फिक्स है। राशियों के नाम अलग है। इसीलिए एक और नियम आया ज्योतिष में कि राशियों को हम नाम से पुकारते हैं, भाव को हम नंबर से पुकारते हैं। पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव, ये नंबर है। राशि हम बोलते हैं मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह। इस तरीके से हम राशियों के नाम लेते हैं कि पहला भाव में कौन सी राशि आएगी। तो पहला भाव क्या हुआ? उसको मैंने कहा लग्न, यानी मेरा भाव जो है वो कौन सा हुआ? जब जातक पैदा हुआ उसके ठीक पूर्व दिशा में जो भी राशि उग रही थी, उस राशि को उस भाव का आधिपत्य मिल गया। ठीक है? तो जो लग्न की राशि हुई वो राशि हुई जो पैदा होने के समय में पूर्व दिशा में दिख रही थी। वो कैसे देखा कौन सी राशि है? देखा कौन से नक्षत्र सामने है, और जो नक्षत्र सामने आ रहे हैं उन नक्षत्रों में जो 30 डिग्री के कोऑर्डिनेट में कौन सी राशि आती है, उसको उस भाव पर बिठा दिया गया, उस राशि को। तो आपने देखा होगा अक्सर किसी के लग्न में मेष राशि होती है, जैसे हम कहते हैं काल पुरुष की कुंडली में सारी की सारी राशियां वही थी जो भाव है। मतलब पहली राशि पहले भाव में थी, दूसरी राशि दूसरे भाव में थी, तीसरी राशि तीसरे भाव में थी। तो अगर हम काल पुरुष की कुंडली देखेंगे तो आप उसमें देखोगे कि हर एक राशि में भाव में वही राशि है जो भाव का नंबर है। ठीक है? लेकिन हर एक व्यक्ति अलग समय पे पैदा हुआ है, हर एक व्यक्ति अलग टाइम पे दिन में पैदा हुआ है, अलग स्थान पे पैदा हुआ है। इसलिए क्या होता है, कुंडली को बनाने के लिए 3 चीज़ों की हमेशा सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। इम्पोर्टेंट 3 चीज़ें होती हैं। क्या? जातक के जन्म का दिन, जातक के जन्म का समय और जातक के जन्म का स्थान। ये तीनों चीज़ इम्पोर्टेंट है। अब क्यों इम्पोर्टेंट है समझ लीजिए। दिन के हिसाब से हमारे जो चारों तरफ का जो एनवायरनमेंट है, या जो कहो ऊपर का जो ब्रह्मांड का जो एनवायरनमेंट है वो चेंज हो जाता है। स्थान के हिसाब से अब हो सकता है जैसे हम यहाँ दिल्ली में बैठे हुए हैं, कोई अगर लंदन में पैदा हो या कोई अमेरिका में पैदा हो, तो हमारे यहाँ दिन और वहां पर रात है। वहां का समय कुछ और है और हमारे यहाँ का समय कुछ और है। तो वहां से खड़े होकर हम ग्रहों को अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो उनके कोऑर्डिनेट्स अलग आएंगे, और हम यहां से खड़े होकर अपने ग्रहों को कोऑर्डिनेट करेंगे, देखेंगे तो कोऑर्डिनेट्स अलग आएंगे। और आप सोचो तो हमारे ऋषि मुनियों ने कितना डीप, अब जो इतनी सी बात में आप सोचो कितनी डीप है। आप कह रहे हो ना ज्योतिष क्यों आप कह रहे हो कि 1% में सीखा, भाई इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये इतनी सी बात इतनी डीप है, इतनी वास्ट है।
तो ना जाने कितनी सारी चीज़ें अभी तो जो सीखने समझने की होती है। ये तो मैंने अभी शुरुआत ही करी है। बिल्कुल, ये जो ये 1% का शायद 1% है। हाँ, ये 1% का 1% भी नहीं है। ये 1% का भी तो अंश मात्र भी नहीं है, अभी तो शुरुआत की है हमने, ठीक है? मैं उन लोगों को ज़रूर कहूँगी कि आपकी बातों को सुनते वक़्त, समझते वक़्त इस बात पे गौर करें कि जब लोग कहते हैं कि हम लोग कोई पिछड़े भारतीय संस्कृति में वो डेवलपमेंट या इस तरीके का कोई अविश्वास जैसा उनको फ़ील हो, तो वे समझें कि आज हर उस बात को जो आप इस पॉडकास्ट में कह रहे हैं, चाहे वो डिग्री हो, चाहे जीएमटी हो, चाहे धरती का गोल होना हो, चाहे नक्षत्र हो, ये डायरेक्शंस हों, सबको नासा ने अप्रूव किया है। तो हमारे ऋषि-मुनियों ने हज़ारों साल पहले जो बातें अपने ध्यान ज्ञान से करी, जिसको हम आज पूरी तरह से एक्सेप्ट करते वक़्त यकीन नहीं कर पाते, मगर उसको नासा ने और बहुत सारे साइंस के डिफरेंट डिफरेंट मोड्स ने कन्फर्म किया कि हाँ, ये एज़ इट इज़ है जैसा कहा गया है, वेरीफाई किया गया है। तो आप इसको नॉट ओनली एक इन्फॉर्मेशन, आप इसको ये समझिए कि साइंटिफिकली प्रूवन बातें बताई जा रही हैं आपको, जिसका आपको सार तत्व हर जगह मिलेगा। हाँ जी सर, हम कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने क्या कहा जो कुंडली बनाने के लिए 3 इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ। क्यों? क्योंकि दिन के हिसाब से ग्रहों की मूवमेंट होती रहती है, बदल जाते हैं। स्थान के हिसाब से भी जो देखने का जो कोऑर्डिनेशन का या जो एंगुलर सिचुएशन है वो बदल जाती है और टाइम के हिसाब से भी बदल जाती है। कैसे? सुबह-सुबह पृथ्वी के सूर्य उगने वाला होता है तो पूर्व दिशा में सूर्य होता है। सूर्य जब पृथ्वी घूम रही है, सूर्य धीरे-धीरे ईस्ट से वेस्ट की ओर घूमता हुआ दिखाई देता है, प्रतीत होता है। सूर्य घूमता नहीं है, केवल प्रतीत होता है। पृथ्वी घूमती है वेस्ट टू ईस्ट, इसलिए हमें प्रतीत होता है कि सूर्य उग रहा है और छिप रहा है। तो थोड़े-थोड़े मूवमेंट से ही टाइम से आप देखो, जब सूर्य में इतना परिवर्तन आ जाता है, तो फिर तो ग्रहों के जो एनर्जी आ रही है, उसमें परिवर्तन आना ही श्योर है, मतलब वो तो आना ही आना है, ठीक है? तो 3 चीज़ें हमें चाहिए। उससे हमें जो लग्न की राशि है, जो पूर्व दिशा में कौन-सी राशि आई, कौन-सी राशि आएगी, उन नक्षत्रों को देख के अब देखो उन्होंने कितना रिसर्च करके सब हमारे लिए लिख के दे दिया। हमें रिसर्च करने की आवश्यकता नहीं है कि हम बैठ के दूरबीन लगा के देखें कि भैया बच्चा पैदा हुआ और ये दो कौन-सा नक्षत्र वहाँ दिख रहा है, कौन से तारे दिख रहे हैं, अच्छा ये वाला होगा। उन्होंने इतनी ज़बरदस्त कैलकुलेशन करके, इतना ज़बरदस्त, इतनी मेहनत करके, इतना रिसर्च करके सब कुछ हमें लिख के दे दिया। और हम कितने मूर्ख लोग हैं क्योंकि लिखा हुआ मिल गया, हमें आसानी से मिल गया ना, हाँ, इसलिए हमें उसकी कोई कीमत नहीं है। हम बिल्कुल। कहते हैं अरे ये सब बकवास है, सब ऐसे ही बहकाने के लिए। हम इसको विश्वास करते नहीं। आप सोचो उन लोगों ने कितनी रिसर्च और कितनी मेहनत करी होगी। अच्छा, फिर ये एक व्यक्ति की नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी ना जाने कितने लोगों ने पीढ़ियों ने मेहनत की होगी, तब जाके ये आया आपके सामने। अच्छा, अभी तो मैं केवल आपको भाव बता रहा हूँ कैसे तय करने हैं, कैसे राशि तय करनी है। अभी तो मैंने पूरा ज्योतिष बताया ही नहीं और सोचो पूरे ज्योतिष के लिए कितने हज़ारों साल लगे होंगे उनको, इस बात को केवल रिसर्च करने के लिए और लिखने के लिए कि अगर भाई किसी का अगर कर्क लगन है, तो उसकी लंबाई क्या होगी, उसका शरीर कैसा होगा, उसकी आदत कैसी होगी। वो कैसे उन्होंने एक-एक चीज़ को ऑब्ज़र्व करके, एक-एक चीज़ को जाँच कर, परख कर फिर लिख के हमें दे दिया कि भाई ये ऐसा होगा। और जिसका उसके बाद भी जो काफ़ी हम जो है सटीक भी बैठता है। सटीक बैठता है। देखिए, फिर मैं बार-बार एक बात को रिपीट करता हूँ, मैं फिर से कह देता हूँ, ज्योतिष हमारे को संभावनाएँ बताता है कि क्या संभावित हो सकती हैं चीज़ें, क्योंकि वो एक चीज़ पे निर्भर नहीं है ना। अभी मैं आपको अब बताता हूँ कि कौन-सा भाव किस चीज़ को रिप्रेज़ेंट करता है, किस भाव में क्या आता है। अब देखिए, आपके सामने स्क्रीन पे ये आपको एक कुंडली दिख गई है और इसके अंदर अब आप देखो जो पहला भाव कौन-सा है, वो आपको दिखा देता हूँ। 1 सेकंड। अब देखिए, मेरा कर्सर दिख रहा है आपको चलता हुआ? जी। अब ये पहला भाव है जहाँ कर्सर है, ये दूसरा भाव है, ये तीसरा है, चौथा उसके बाद गिनती वैसी चलेगी चौथा, 5वाँ, छठा, 7वाँ, 8वाँ, 9वाँ, 10वाँ, 11वाँ और 12वाँ, ठीक है? ये 12 भाव हैं, ओके? अब उन्होंने इस रिसर्च को किया, देखा कि हर भाव में क्या चीज़ देखी जा सकती है, हर भाव किस चीज़ को रिप्रेज़ेंट कर रहा है, ठीक है? अब जैसे पहला भाव है, पहला भाव किस-किस चीज़ को रिप्रेज़ेंट करता है? आप देखिए, आप देख पा रहे हैं इसमें स्क्रीन में?
क्या लिखा हुआ है? हाँ, तो फ़ॉन्ट थोड़े छोटे हैं बट शुरू के 2-3 अक्षर बहुत आसानी से पढ़े जा सकते हैं। मैं एक बार शरीर, इसको वर्ण, आकृति। थोड़ा-सा बड़ा करता हूँ, जिससे कि आप ऑप्शन नहीं आ रहा, कोई मेरे बात नहीं। अनुमान से आपका चलिए, समझाना ज़्यादा बेहतर होगा। हाँ, ठीक है। देखिए, अब ये पहला भाव है। पहला भाव सबसे बड़ी चीज़ मैंने क्या कहा लग्न यानी मैं। पहला भाव है जिसे हम तनु भाव कहते हैं, वो मेरा शरीर है, वो मैं हूँ। जिसके लिए सब कुछ देखा जाना है, जिसके लिए जिसके लिए सारी गणना होनी है, जिसके लिए सारी संभावनाएँ देखी जानी है, वो कौन है? मैं हूँ। तो वो कौन है? वो पहला भाव है। तो पहला भाव मेरा शरीर है, पहला भाव मेरा वर्ण है कि मैं कैसा दिखता हूँ, पहला भाव मेरा व्यक्तित्व है कि मेरा व्यक्तित्व कैसा होगा, पहला भाव इसके साथ मेरा मन भी जुड़ा होता है कि मेरे मन की भावना किस प्रकार से काम करेंगी। पहला भाव ही मेरे मान-सम्मान को दिखाता है कि मेरा मान-सम्मान क्या होगा। तो ऐसे ना जाने और कितनी सारी चीज़ें हैं जो हम पहले भाव से देखते हैं और समझते हैं। ठीक है? अब मैं समझा पा रहा हूँ आपको ठीक से? जब आपको समझा पा रहा हूँ तो हमारे जो नहीं, बिल्कुल दर्शक हम हैं ना उनको भी काफ़ी अच्छे से समझ में जिस तरह आएगा। आप तो पहला बेसिक भाव ज्योतिष पे जा रहे हैं, आप बहुत अच्छे से समझा रहे हैं और बहुत मतलब सरल भाषा है ये। मेरे ख्याल से सबको आसानी रहेगी। ठीक है? तो ये पहला भाव हो गया। अब आ गया पहले भाग के बाद मैं हो गया, मेरी मेरी सारी की सारी चीज़ें दिख गई। अब आ गया दूसरा भाव यानी मेरे से संबंधित चीज़ें जो आएँगी, यानी मेरे से सबसे पहले संबंधित क्या चीज़ होती है? मेरा परिवार, मेरा कुटुम्ब। कुटुंब, जी हाँ। ठीक है? तो वो है दूसरा भाव, जो मेरा परिवार है, मेरा कुटुंब है, ठीक है? यहीं से दूसरे भाव से ही मेरा धन संचय भी देखा जाता है कि मैं कितना धन इकट्ठा करूँगा, मेरे पास कितना धन होगा। दूसरे भाव से ही ये भी देखा जाता है कि मेरे किस प्रकार के मित्र होंगे, मेरे साथ के लोग किस प्रकार के होंगे, उनसे मेरा किस प्रकार का संबंध होगा। दूसरा भाव भाव मेरे स्वाद का भाव भी है ना, सबसे पहले चीज़ पैदा होते ही आदमी क्या करता है? पहले खाता भी है ना। बच्चा पैदा होते ही रोता है, कहता है भाई मुझे पहले खाने को दो। तब, तो दूसरा भाव आपका स्वाद भी है, उससे हम देखते हैं कि हम किस तरीके के स्वाद के बारे में प्रकट किए। तो ये दूसरा भाव है, जिसे हम धन भाव के नाम से जानते हैं, ठीक है? या हम कुटुंब भाव के नाम से भी जानते हैं। तो मेन बेसिक 2 चीज़ें हैं धन और कुटुंब। हम दूसरे भाव से देखते हैं हमारा कितना रहने वाला है। पहले भाव का बता दूँ जो कारक ग्रह होता है, जो पहले भाव को गवर्न करता है, जो ग्रह है, जो प्लैनेट है, उसको सूर्य को दिया गया क्योंकि क्या है, सूर्य मेरी आत्मा होती है। सूर्य से ही ये कहा जाता है, साइंस भी ये कह रहा है, नासा भी ये कह रहा है, अब तो सभी ये कहते हैं, सूर्य ही है जो किसी भी चीज़ को बनाने या पैदा करने का काम करता है। तो भई मुझे किसने बनाया? सूर्य ने। तो मेरी सारी चीज़ें कौन देखेगा? सूर्य। तो पहले भाव का जो कारक ग्रह है वो सूर्य है, ठीक है? दूसरा भाव मेरा कुटुंब है, मेरा धन है और मेरा स्वाद है, ये सब चीज़ें जो भी हैं। तो दूसरे भाव को देखने के लिए कौन देखेगा? वो गुरु देखते हैं, जुपिटर देखते हैं दूसरे भाव की चीज़ों को, ठीक है? फिर आ गया तीसरा भाव। तीसरे भाव को सहोदर भी कहा जाता है, सहोदर। सहोदर का मतलब जिसके साथ हमने उदर, सह उदर 2 चीज़ शब्दों से बना है। जिसके साथ हमने उदर सह मतलब शेयर किया हो, उदर मतलब गर्भ, पेट। उदर को हम पेट भी कहते हैं। जिसके साथ मैंने अपना पेट शेयर किया है, जिस गर्भ में था, जिनके साथ मैंने वो गर्भ शेयर किया है, वो, यानी मेरे भाई-बहन। तो छोटे भाई-बहन को हम तीसरे भाव से देखते हैं, जो तीसरा भाव है। यहीं से ही पराक्रम देखा जाता है कि मेरे काम करने की क्षमता क्या है। देखो मैं हो गया, उसके बाद मेरा परिवार हो गया, फिर मेरी क्षमता होगी कि भाई मैं क्या काम करूँगा, मेरे अंदर कितनी क्षमता है काम करने की, मेरे अंदर कितना पराक्रम है, कितनी मेरी एबिलिटी है, वो तीसरे भाव से देखी जाती है और मेरे साथ के जो मेरे भाई-बहन हैं, वो कैसे हैं, जो मेरे से छोटे हैं, वो कैसे होंगे। तीसरे भाव से ही हम किसी व्यक्ति की हॉबीज़ भी देखते हैं और ये कहा जाता है जिस व्यक्ति का तीसरा भाव मजबूत होता है या जो प्लेयर होते हैं, जो खिलाड़ी होते हैं या जो एक्टर्स होते हैं, उनके तीसरा भाव काफ़ी मजबूत होता है, इसलिए वो ये काम कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि ये हॉबीज़ के अंदर काम आते हैं, इसलिए तीसरे भाव से देखे जाते हैं। ठीक है? अब आते हैं चौथे भाव पर। चौथा भाव अब ये दो 3 चीज़ें हो गई, मैं हो गया, मेरा घर परिवार धन हो गया, मेरा पराक्रम क्षमता हो गई।
तो भाई अब मेरे जीवन में इनसे कितना सुख मिलेगा? इन तीनों से मेरे पास सुख कितना आएगा? तो क्या हुआ? सुख भाव बन गया वो। उसका नाम सुख भाव हो, उसका नाम अ, हमारे जो जीवन के सुख है या उसको हम वाहन भी वहीं से देखते हैं। तो सुख किस-किस चीज़ से आता है? आज के टाइम में हम देखते हैं, एक तो सुख हमारे मटेरियलिस्टिक चीज़ों से आता है। किससे आता है? घर से आता है। हमारा जो घर जो भी है, हमारा ऑफ़िस जो भी हमारी प्रॉपर्टी उनसे आता है, या हमारे को सुख मिलता है, हमारे वाहन से सुख मिलता है, या हमारे जीवन में और कई सारे जितने भी सुख आते हैं, उन सारे सुखों को हम यहाँ से देखते हैं कि हमारे जीवन में सुख कितना रहने वाला है। चौथे भाव से ही हम माँ को भी देखते हैं कि जातक की माँ किस प्रकार की होंगी। क्योंकि सबसे पहला सुख जातक को किससे मिलता है? माँ माँ से। से। मैं तो इसलिए माँ सुख देंगी, नहीं देंगी, कैसा सुख देंगी, तो माँ सब वहीं से देखते हैं। चौथे भाव से ही जातक का हृदय का जो कुछ हिस्सा है वो भी देखा जाता है। तो चौथा भाव इतना इम्पोर्टेंट है, ठीक है? अब आ जाते हैं पंचम भाव। पंचम भाव में देखा कि भाई जातक का अपना जीवन भी हो गया, घर-परिवार भी हो गया, उसकी शक्ति भी हो गई, उसका सुख भी हो गया, लेकिन अब वो आगे क्या करेगा? परिवार बढ़ाने के बाद उसके लिए क्या चाहिए? उसको संतान चाहिए, ठीक है? उसको विद्या चाहिए। तो पाँचवाँ भाव संतान और विद्या का भाव है कि हमको संतान की प्राप्ति कैसी होगी, होगी, नहीं होगी, विद्या प्राप्ति होगी, नहीं होगी, वो सब हम पंचम भाव से देखते हैं। हमारे बहुत बेसिक लेवल की जो शिक्षा है, जो हम माँ से प्राप्त करते हैं या जो हम बेसिक एकदम जिसे कहते हैं ना अपर केजी या किंडरगार्टन की जो भी हमारी जो शिक्षा है, वो हम 4th हाउस से देखते हैं। उसके बाद की जो विद्या है, जो ज्ञान है, वो हम सारा का सारा पंचम भाव से देखते हैं कि हमारी वो किस प्रकार से होगी। पंचम भाव ही प्रेम का भाव भी है कि जातक के जीवन में कितना प्रेम उसको प्राप्त होगा। अब प्रेमी और प्रेमिका को हम पंचम भाव से ही देखते हैं, ठीक है? तो संतान, विद्या, प्रेमी, प्रेमिका ये सारी चीज़ें हमारे पंचम भाव से हो गई, ठीक है? अब जब ये इतनी सारी चीज़ें हो गई, तो क्या होता है जब आपके जीवन में पढ़ाई आ गई, संतान भी आ गई, सब आ गए, तो क्या होगा? आपके शत्रु जन्म लेना शुरू कर देते हैं। क्यों? अच्छा, इसके बाद बहुत सारी कुछ चीज़ें आ गई। मैं आपको याद रखने का तरीका भी बता रहा हूँ साथ के साथ कि किस भाव से कैसे काम होता है। पहला भाव मैं, कि मेरे साथ मैं किस प्रकार का हूँ, दूसरा भाव मेरा परिवार, मेरे पास कैसा परिवार होगा, तीसरा भाव मेरे अंदर शक्ति कितनी है, चौथा भाव कितना सुख मिलेगा, पाँचवाँ भाव मेरा परिवार बढ़ाने के लिए संतान कैसी होगी। तो छठा भाव जब इतना कुछ मेरे पास प्राप्त हो जाएगा, तो मुझसे शत्रुता करने वाले लोग भी प्राप्त हो जाएँगे। तो क्या हो गया छठा भाव, रोग, शत्रु, हानि, परेशानी का हम छठा भाव कहते हैं। रोग, शत्रु, हानि, परेशानी, दुर्घटना, इसे हम छठे भाव से देखते हैं। छठे भाव से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ भी देखी जाती है जिसे हम कहते हैं कॉम्पिटिशन, कि हम किस तरीके से कॉम्पिटिशन में भी आगे निकल सकते हैं, कैसा हमारा कॉम्पिटिशन का समय रहेगा। तो वो हम छठे भाव से देखते हैं। अब इतना कुछ होने के बाद अब आ जाती है बारी किसकी? मेरे जीवन साथी की। भाई संतान पैदा करने का मैंने देख लिया मेरा कैसा होगा। अब इन सब चीज़ों के बाद मैं अपना जीवन साथी देखता हूँ कि मेरे जीवन में मेरा जीवन साथी कौन होगा, कैसा होगा? तो वो क्या है? सप्तम भाव, जीवन साथी का भाव। कि जीवन साथी मेरे को कैसा मिलेगा, कब मिलेगा, उसकी कैसी मानसिकता होगी, सब सप्तम भाव से देखते हैं। सप्तम भाव से ही हम अपने बिज़नेस की पार्टनरशिप भी देखते हैं कि किस तरीके के हमारी बिज़नेस होंगे, कैसा पार्टनरशिप होगा। मेजरली सप्तम भाव से हम देखते हैं कि हमारे विवाह के बाद का जीवन, हमारी सेक्स लाइफ कैसे रहने वाली है, वो भी हम सप्तम भाव से देखते हैं। तो मेजरली सप्तम भाव किस चीज़ का है? मेरे साथ जुड़ने वाले स्पाउस का या मेरे जीवन साथी का, जिसके साथ मिलके मैं अपने परिवार को बड़ा करूँगा। मैं अपना परिवार बढ़ाऊँगा। देखिए, मानव जाति ही नहीं, इस संसार में जितने भी जीव हैं, जो जीव हैं, और मैं कह रहा हूँ जिनको आप निर्जीव समझते हो, वो भी वो बढ़ रहे हैं। जैसे ना पहाड़ भी बढ़ रहे हैं, पेड़-पौधे भी बढ़ रहे हैं। नदी में जितने समुद्र में जितने वायरस हैं, जितने भी जीव हैं, सब बढ़ रहे हैं। तो क्या है, हर कोई अपनी संपदा यानी अपनी कहते हैं ना अपनी फ़ौज को बड़ा करना है। अपने ग्रुप को, अपने समूह को बड़ा करना है। तो हर कोई ये लगा हुआ है। तो अब छोटे लेवल पे एक व्यक्ति अपने परिवार को बड़ा करना चाहता है। तो मानव जाति में अगर देखें तो हर एक इतने सारे अब शुरुआत ना जाने कितने कुछ गिने-चुने लोगों से हुई थी। मैं पीछे अभी देख रहा था डिस्कवरी चैनल पे, कहते हैं कि जी शुरुआत में मुश्किल से
1000 2000 लोग ही थे पूरे, जो होमो इरेक्टस हुए या होमो सेपियंस हुए, वो बहुत गिने-चुने थे। अब बढ़ते-बढ़ते आज हम 800 करोड़ से ऊपर निकल गए। लग रहा है कि धरती छोटी हो गई है। देखा अभी वृंदावन की नए साल पे वृंदावन में इतनी भीड़ दिख रही है उसमें वीडियो में, एक के ऊपर एक आदमी लदा पड़ा है कि ना जाने क्या होने वाला है भाई। देख के चिंता भी होने लगती है इस चीज़ को। तो क्या है, हम अपना फ़ौज बढ़ा रहे हैं, अपना समूह बढ़ाए चले जा रहे हैं। तो वो क्या है, किससे देखेंगे हम? सप्तम भाव से, कि भाई जो बढ़ाने के लिए क्या चाहिए आपको? जीवन साथी चाहिए, जिससे रिप्रोडक्शन कर सकें आप। तो उसका जीवन साथी को देखने का जो भाव है, 7वां भाव है। फिर आ गया अष्टम भाव। 8वां भाव मृत्यु स्थान कहलाता है, कि व्यक्ति की मृत्यु किस प्रकार से होगी, कैसे मरेगा, कब मरेगा, उसका जीवन कितना बड़ा है, वो 8वें भाव से देखा जाता है। 8वें भाव से ही देखो, अब विवाह हो गए, बच्चे हो गए, सब कुछ हो गए, तो क्या ना, आदमी बूढ़ा भी हो रहा है, तो मरने का मरने की चीज़ भी देखी जाएगी ना, मरेगा कैसे? तो सीधा उन्होंने पहले मरने का देख लिया कि भाई मरेगा कैसे? अभी खाना-पीना, कमाना बाद में देखेंगे। पहले देख भाई मरता कैसे है, ये देख लो पहले। तो वो 8वें भाव से उन्होंने निश्चित कर दिया। फिर वो उसके कारण भी रहे होंगे। बहुत सारी चीज़ें तो भाई देखो, मैं भी केवल जो पढ़ा है वो बता सकता हूँ। पर मैं समझता हूँ कि उसके कारण भी रहे होंगे कि क्यों उन्होंने 8वें भाव को मृत्यु का स्थान दिया। ठीक है? क्यों 8वें स्थान को ही बोला कि भाई ये मृत्यु का स्थान है, गहरा स्थान है, गड्ढे का स्थान है, किसी भी चीज़ की डीप रिसर्च का स्थान भी यही है, तंत्र का, गूढ़ ज्ञान का, गूढ़ साधना का, इन सब चीज़ों का स्थान भी अष्टम भाव है। तो 8वां भाव को उन्होंने इसलिए किसी वजह से चुना होगा। मैं भी ढूँढूँगा, आप लोग भी ढूँढिएगा कि 8वां भाव को ही क्यों चुना है। पर हाँ, मेरी अपनी समझ कहती है कि इतनी सारी चीज़ों के बाद कहाँ से गहराई आएगी, वो अष्टम भाव है। जहाँ से गहराई आएगी, वहीं जहाँ जो गहराई में जाएगा भाई, वो मृत्यु को भी जल्दी चला जाएगा। तो वो इसलिए उसको मृत्यु का स्थान भी दिया होगा। तो ये हमारा अष्टम भाव हो गया। अब मृत्यु वगैरह सब देख ली, अब देखने की चीज़ है कि मेरा भाग्य मेरा कितना साथ देगा। अब समझिए, देखिए, हम सब लोग समझते हैं कि भाग्य कोई ऐसी चीज़ है कि मतलब भगवान ने लिख दी है। भाई मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूँ, भाग्य कोई भगवान की लिखी हुई चीज़ नहीं है, भाग्य हमारे द्वारा लिखी हुई चीज़ है। अब कैसे? इसको समझ लेते हैं। इसके ऊपर बहुत बड़ी चर्चा हो सकती है, पूरा एक वीडियो बन सकता है। भाग्य वो फल है जो बीज हमने पहले कभी बोया है। मैं आपको फिर बता दूँ एक और चीज़, कि पंचम भाव हमारे पिछले जन्म का कारक भी है, हमारे प्रारब्ध का कारक भी है। तो जो प्रारब्ध में हमने बीज बोए हैं, उसका फल हमें भाग्य से, यानी नवम भाव से देखने को मिलता है कि मेरे पास क्या फल मिलने वाला है। वही मेरे भाग्य को निर्माण करता है। क्योंकि मेरे बोए हुए बीज मुझे जो फल देंगे, उसका कारण मैं ही हूँ। भगवान की उसमें कोई गलती नहीं है। भगवान ने कोई ऐसा सिस्टम नहीं, भगवान ने तो प्रकृति बना के आपके हाथ में दे दी। आम बोओगे आम मिलेगा, नीम बोओगे नीम मिलेगा, बबूल बोओगे बबूल मिलेगा। इसलिए कहावत है, करनी करे तो क्यों करे और करके क्यों पछताए, और पेड़ बोए बबूल के तो आम कहाँ से पाए। भाई कहाँ से पाओगे आम? बोया तो बबूल ही है ना, तो बबूल ही काटना पड़ेगा। लेकिन भाग्य में हमने देख लिया कि भाई बबूल है, और अगर मुझे काम करना आता है, मैं अगर कार्य की क्षमता को समझता हूँ, मैं अगर जानता हूँ कि किस तरीके से बबूल से काम कर सकते हैं। एक ज्योतिष आपको इसमें सहायता कर सकता है, ज्योतिषाचार्य, कि आप क्या करें आपके भाग्य के हिसाब से, कि वो बबूल भी आपको आम खाने के लिए कुछ सहायता कर दे। अब देखो, मेरा अपना समझ, मेरा अपना एक्सपीरियंस ये कहता है, संसार की कोई भी चीज़ खराब नहीं है, कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं है, सब अच्छी है, पर वेस्ट वो चीज़ होती है जिसका मुझे उपयोग करना नहीं आता। मुझे अगर उपयोग करना आता है, तो वो चीज़ यूज़फुल है। इफ आई नो हाउ टू यूज़ इट, दैट थिंग बिकम्स यूज़फुल टू मी। इफ आई डोंट नो हाउ टू यूज़ इट, दैट एब्सोल्यूटली वेस्ट होगी, और मैं यूज़ ही नहीं करूँगा, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम खत्म हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। कैसे यूज़ करना है, तो मैं उसके साथ काम कर सकता हूँ, ठीक है? तो भाग्य हमारा नवम भाव से दिखता है, नवम गुरु का कारक भी है, और नवम भाव ही हमारे को पिता के लिए भी हमें देखा जाता है। कहीं कई जगह पे आपको दशम भाव में पिता दिखेंगे, लेकिन किसी खास वजह से पिता के लिए नवम भाव चुना गया। क्यों? क्योंकि देखिए, पहली गुरु माँ, ठीक है? और दूसरा गुरु पिता। ये सबसे इंपॉर्टेंट 2 आपके जीवन के लोग होते हैं, जो आपको जीवन में प्राप्त होते हैं, और उन्हीं से ही आपके जीवन की शुरुआत होती है।
तो पिता का भाव नवम भाव दिया गया, ठीक है? तो हमारा भाग्य, हमारा गुरु, हमारे पिता, हमारी विदेश की यात्रा या विदेश में हमारा कुछ काम करने की प्रक्रिया, वो नवम और सप्तम को जोड़ के देखते हैं, वो सब चीज़ें भी यहाँ से देखी जाती हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़, जब आप ज्योतिष पढ़ना शुरू करते हैं मेरे साथ, तो इसके उसको और मैं लंबे तरीके से आपको लिखवाता और समझाता हूँ। पर अभी एक शॉर्ट तरीके से आपको बता रहा हूँ कि नवम भाग्य आप माने तो भाग्य स्थान के नाम से आपको कहा जाता है। फिर आ गया दशम भाव। मेरा भाग्य हमने देख लिया, सब कुछ देख लिया भाई, अब मैं जीवन में खाऊँगा कमाऊँगा क्या? कैसे मैं अपना क्या काम करूँगा जिससे मैं खाऊँगा कमाऊँगा? तो दशम भाव हमारा कर्म क्षेत्र है। किस कर्म से मैं पैसा कमाऊँगा, किस कर्म से मैं अपना जीवन यापन करूँगा, वो दशम भाव, ठीक है? अब इसमें कई बार लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि क्या ये बिज़नेस का भाव है? भाई बिज़नेस का भाव सप्तम है और नौकरी का भाव छठा है। छठे से नौकरी देखेंगे, सप्तम से बिज़नेस देखेंगे, पर करेंगे क्या? वो क्षेत्र क्या होगा? वो डिसाइड करने वाला दशम भाव है, ठीक है? तो 10th हाउस से देखते हैं कि भई किसी व्यक्ति का कार्य क्षेत्र क्या रहने वाला है। फिर उसी के अनुरूप हम देखेंगे, बिज़नेस करे, नौकरी करे, वो हम उधर से देख लेते हैं। फिर यहीं से हम किसी व्यक्ति के राजनीतिक संबंध भी हम देखते हैं। यहीं से हम व्यक्ति के जीवन में आने वाले कई सारे उतार-चढ़ाव भी देखते हैं कि कैसे उसके जीवन में कार्य क्षेत्र में उतार-चढ़ाव रहने वाले हैं, वो हम यहाँ से देखते हैं। तो मेनली हम कहते हैं कार्य भाव, कर्म भाव जो है दशम भाव है। अब मैंने मेहनत कर ली, काम कर लिया, भाग्य भी देख लिया, लेकिन भाई मुझे काम की सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो वो सफलता क्या है? वो 11वां भाव, 11th हाउस। 11वां भाव लाभ का भाव कहलाता है कि मुझे जो मैं कार्य क्षेत्र कर रहा हूँ उसका लाभ मिलेगा, नहीं मिलेगा। 11वें भाव का बड़ा जबरदस्त रोल है, वो कई जगह पे काम आता है। वहीं से देखा जाता है कि जीवन में व्यक्ति की प्रमोशन होगी कि नहीं होगी, व्यक्ति के जीवन में किस प्रकार से पैसे की आमदनी होगी, कितना लॉस होगा, प्रॉफिट होगा, सब कुछ वो 11वें भाव से देखता है। 11वें भाव से ही किसी भी व्यक्ति के बड़े भाई-बहन को भी वहीं से देखा जाता है। तो 11 भाव लाभ भाव के नाम से जाना जाता है। अब सब कुछ हो गया भाई, कमा लिया, धमा लिया, सब कुछ कर लिया, खर्चा भी तो करोगे कुछ कि नहीं करोगे? खर्च के ही तो अपने जीवन को आगे देखोगे, तो खर्चा कहाँ से देखेंगे? लास्ट, सबसे लास्ट में आया खर्चा, कि खर्चा कैसे करना है, तो व्यय भाव के नाम से आया हमारा 12th हाउस, कि हमारा खर्चा कैसे होगा, कितना होगा, कहाँ होगा। फिर 12th हाउस ही हमारा शयन का हाउस भी है, वहाँ पे हमारे नींद मेरी कैसी रहेगी, मेरे बेड लाइफ कैसी रहेगी, भई मैं अपने अपने जीवन साथी के साथ जो मेरी सेक्स लाइफ है वो कैसी रहेगी, वो भी हम 12th हाउस से देखते हैं। 12th हाउस को ही हमने हाउस देखा, वही हाउस मेरे बंधन का हाउस भी है। 12th हाउस हॉस्पिटल भी है, 12th हाउस जेल भी है और 12th हाउस गुरु का स्थान भी है। ये ऐसे स्थान है जहाँ पे आदमी जाके एकदम बंध के बैठ जाता है। 12th हाउस ही विदेश भी है, कि विदेश यात्रा है कि नहीं। इसलिए मैं अक्सर जब किसी की 12th हाउस की दशा आती है कहता हूँ भाई कुछ नहीं 2-4-6 महीने में ना एक विदेश चक्कर मार आओ, तो कम से कम बाकी दशाएँ कट जाएँगी। तो 12th हाउस वह भाव जहाँ से हम देखते हैं कि जीवन में क्या व्यय होगा, किस तरीके से होगा। और 12th हाउस को मोक्ष का स्थान भी कहते हैं। अब देखिए मैं आपको थोड़ा-सा शॉर्ट में बता देता हूँ, समय काफ़ी बीत गया। जीवन के 4 स्तंभ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इसके ऊपर बहुत लंबी चर्चा हम कभी भी फिर करेंगे। उसी के हिसाब से हम कुंडली के सारे भावों को बाँटते हैं। पहला भाव धर्म, दूसरा भाव अर्थ, तीसरा भाव काम, चौथा भाव मोक्ष। ऐसे ही फिर 5वां भाव धर्म, छठा भाव अर्थ, 7वां भाव काम और 8वां भाव मोक्ष, ठीक है? फिर इसी तरीके से 9वां भाव धर्म, 10वां भाव अर्थ, 11वां भाव काम और 12वां भाव मोक्ष। तो मोक्ष का भाव 12वां भाव है। अष्टम भाव मोक्ष का भाव है। चौथा भाव मोक्ष का भाव है। तो ये जो भाव हैं, 3 मोक्षकारी भाव हैं और इनसे मोक्ष का संबंध भी जुड़ता है। तो अगर इन सब चीज़ों को हम ध्यान से समझें, हम ज्योतिष की गहराई को थोड़ा-सा समझ लें, पढ़ लें, तो हम जीवन में देखिए, एक व्यक्ति का जीवन बहुत छोटे से बाल रूप से शुरू होता है। जीवन में उसका पैदा होना, मरना उसके हाथ में नहीं है। लेकिन जीवन में रोते हुए पैदा होना और रोते हुए मर जाना, वो उसके हाथ में है। पैदा और रोते हुए होता है, वो उसके हाथ में नहीं है।
पर मेरा मानना ये है कि पैदा रोते हुए होना और मरना रोते हुए वो उसके हाथ में ही है। अगर वो ज्ञान की धारा को पाले और मोक्षकारी चीज़ें करे, मोक्ष की तरफ बढ़ना शुरू करे, मोक्ष को पाले, तो ना तो वो रोता हुआ पैदा होता है, ना ही वो रोता हुआ मरता है। एक बात। दूसरी बात, पैदा हम अज्ञानी होते हैं, हमें कोई ज्ञान नहीं होता। और सच्चाई तो ये है कि ज्ञान तो हमें सब कुछ होता है, पर वो हमारे पास रिवील नहीं होता, हमारे पास रिट्रीवल पावर नहीं होती। लेकिन अगर हम मर भी अज्ञानी जाएँ, ये मेरे अपने हाथ में है। ईश्वर का इसमें बेचारे का कोई कारण नहीं है, कोई रोल नहीं है। उसने 95% नेचर को हमारे साथ दे दिया है, 5% हमारी फ्री विल को हमारे साथ दिया है कि भाई मुझे कैसे ज़िंदगी जीनी है, क्या करना है, वो मेरे अपने हाथ में है। तो मैं थोड़ा-सा ज्ञान पाकर अपने आप को अगर आगे बढ़ा लूँ, वो किसके हाथ में? मेरे हाथ में। मैं अपनी आवाज़ को यही विराम देता हूँ, आप कुछ बोलिए। देखिए, ऐसे ये इतनी इंटरेस्टिंग बातें हैं समझने और सोचने में हमें सरल सी लगती है, मगर जब हम इसका प्रैक्टिस शुरू करते हैं, तो हमें लगता है, अरे बाप रे बाप! ये इतना डीप है आगे जा कर के। यहाँ पर अभी आपने देखा कि गुरुजी ने बहुत सारे नक्षत्रों, राशियों के बारे में बात की। अगर आप उनकी डिटेल जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल के यूट्यूब शॉर्ट्स में जाकर के आप सारे भावों की डिटेल और नक्षत्रों के नाम और राशियों के नाम जान सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ और ऐड करूँगी कि जब हम हिंदी पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, मैथ्स पढ़ते हैं, तो हम शायद अपने टीचर से पढ़ते हैं। मगर जब हम इस तरीके के सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं, तब अपने गुरु से पढ़ते हैं। और अगर आपका 5th हाउस जैसा अभी गुरुजी ने बताया और 8th हाउस एक्टिवेटेड है, तो डेफ़िनेटली आप इस वीडियो को आखिरी तक देख रहे होंगे और पूरे इंटरेस्ट के साथ उसमें रुचि लेते हुए उसमें कमेंट करके अपनी जिज्ञासा जताएँगे। तो अपने इस क्यूरियोसिटी को और आगे बढ़ाइए और एक गुरु को साधिए ताकि वो जो इस ज्ञान की धारा है, जो हमारे कुछ भावों के एक्टिवेशन से, उनकी दशाओं, उनके प्रभाव, उनके राशियों की जो कहते हैं ना कि इम्पैक्ट पड़ा और हमारे नेचर में आया। तो उसको आगे बढ़ाते हुए इस कोर्स को ज़रूर करिए और अपने जीवन को आसान करिए। अंत में गुरुजी हम अपने अगले वीडियो की तरफ क्या लेकर के आने वाले हैं उसमें ये भी बताइए हमें? देखिए, हमने अपनी चर्चा में बहुत सारी बातें करी हैं कि कैसे नक्षत्र होते हैं, कैसे भाव होते हैं, किस तरीके से राशियाँ हैं। तो हम कुछ चर्चा करेंगे कि भई राशि कितनी राशियाँ हैं, उनके क्या प्रकार हैं, हम चर्चा करेंगे कि ग्रह किस तरीके से काम करते हैं, कितने ग्रह हैं, उनके ऊपर चर्चा करेंगे। फिर हम इस बात पे भी चर्चा करेंगे कि योग जो उनके संबंध होते हैं, उनसे बनने वाले योग कैसे होते हैं और दशा क्या होती है और गोचर में चलने वाले ग्रह किस प्रकार से हमारे ऊपर असर डालते हैं। आने वाले वीडियोज़ में आपको स्टेप बाय स्टेप बहुत सारी जानकारियाँ मिलती रहेंगी। हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें ताकि आप वैदिक ज्योतिष से डे बाय डे जुड़ते जाएँ। बेल आइकॉन ज़रूर दबाएँ ताकि हमारे नए वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। निदान प्रणाम, आप सबके जीवन में शक्ति